नहीं है तो किस किस को भेज सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो किस किस को भेज सकते हैं? सीजेएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और फिर ऐसा सीजेएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल कैसे करेगा? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में करेगा। सेक्शन 210 की ट्रायल थी दीपक, जिसमें ये था कि कंप्लेंट भी आ गई, पुलिस रिपोर्ट भी चल रही है, दोनों मामले सेम हो गए, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट की कार्रवाई को रोक देगा और पुलिस रिपोर्ट की कार्रवाई को चलने देगा। हाँ, कार्रवाई कैसी मानी जाएगी? पुलिस रिपोर्ट वाली। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित कार्रवाई की तरह मानी। और जीतू, जब कोर्ट ऑफ सेशन 199(2) की ट्रायल कर रहा है तो ट्रायल कौन सी? पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा होगा। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट। क्या कर रहा है छोटू? दोष मुक्ति जब एक्विटल की हो गई है, मतलब इसको एक्विटल किया जा रहा है यदि संबंध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने और अभियुक्त की परीक्षा करने। अभियुक्त की परीक्षा कौन से सेक्शन की होगी? 313 लिखा हुआ है आप लोगों के 313 CRPC से। और सेक्शन लास्ट 235 सब सेक्शन नंबर 2 दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। की कार्रवाई कर रहा है, फिर बाद में वहाँ पनिशमेंट के क्वेश्चन पर उसको हियरिंग नहीं की जा रही, या तो फिर केवल 360 की कार्रवाई हो रही। सेक्शन नंबर 236 दोष सिद्धि साबित हो जाती है, उसके बाद में पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लिया जाता है। कौन से सेक्शन से? प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस सेक्शन नंबर 298 की तरह निकालो जरा। 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी? दीपक पढ़ो जरा। पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को किस याद है? हाँ, अधीन किसी जांच विचारण न्यायालय कार्रवाई में किसी अन्य ऐसे ढंग से अतिरिक्त जो तत्सम पर्वत किसी विधि द्वारा उपबंधित है का ऐसे उदाहरण द्वारा जिसका उस न्यायालय में के जिसमें ऐसे दोष सिद्धि या दोष मुक्ति अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि होना अथवा मतलब एक पहला कैसे साबित किया जाएगा? जिस अधिकारी की अभिरक्षा में उसमें उसके हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित दंडादेश आदेश की प्रतिलिपि के द्वारा। और नंबर 2 दोष सिद्धि की दशा में या तो ऐसे प्रमाण पत्र द्वारा जो उस जेल के भाषाकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें दंड या उसका कोई भाग भोगा गया या सुपुर्दी के वारंट उसे वारंट को पेश करके जिसके अधीन दंड भोगा गया, या तो जेल में भेजा है तो जेल का वारंट, और या फिर उसको कमिटल कस्टडी में भेजा गया तो कमिटल कस्टडी का वारंट। इन दोनों स्थिति में पूरे दोष सिद्धि और दोष मुक्ति साबित की जा सकती है।
देखो सेक्शन नंबर 237 की बात चल रही है, जिसमें 199(2) की कार्रवाई की गई थी। नंबर 1 बात, कार्रवाई कैसे करेगा? मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर प्रस्तुत किए गए वारंट मामलों की तरह बताया। ठीक है। नेक्स्ट बात, सब सेक्शन नंबर 4 में न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति को दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा, विचार करेगा, उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह 1000 रुपये से अन्य किसी भी रकम का जितनी अवधारित करें प्रतिकर उस व्यक्ति के द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को किसी को दिए जाने का आदेश दे सकेगा जो लेखबद्ध किए जाएंगे। तो ये वाला आदेश किसको दिया जा रहा है? जिस आदमी ने ऐसे मानहानि किए जाने की बात का दावा किया था उसको आदेश दे रहे हैं साहब, आपने बेमतलब से बेफिजूल दावा किया। फिर ऐसे आदेश को चैलेंज कहाँ कर रहे हैं अपन? सब सेक्शन नंबर 7 में आदेश के दिन प्रतिकर देने के आदेश को व्यक्ति का आदेश दिया जाता है, वह उस आदेश को अपील जहाँ तक कि प्रतिकर के समुदाय के संबंध में उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। सेक्शन 248, ऐसे दोष सिद्ध किए जाने पर क्या क्या कर रहे हैं वो? या तो वह धारा 325 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई नहीं करता है तो दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात वारंट के मामले में भी दंड के प्रश्न पर सुना जा रहा है। सेक्शन 249, परिवादी की अनुपस्थिति अपन देख चुके हैं, संज्ञेय अपराध नहीं है, शमन है, मामला शमन किए जाने के लायक है तो फिर उसको उन्मोचित कर देंगे। सेक्शन 251, अपराध की विशिष्टता बताई जा रही है, आरोप का विरचना नहीं की जा रही। सेक्शन 256, सेक्शन 249 से इंटरलिंक था। 9 और 5, 9 को अपन ने उल्टा किया 256। यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसमें क्या करेगा वो? दोष मुक्त करेगा। परिवाद को वापस लेना, सेक्शन 227, एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। फाइनल ऑर्डर पास होने के पहले कभी यदि परिवार वापस ले लिया जाता है तो फिर दोष मुक्त किया जाएगा। दोष 58, परिवार से भिन्न आधार पर यदि कार्रवाई कर रहा है और प्रिंसिपल विटनेस होने से पहले और प्रिंसिपल विटनेस होने के बाद दो अलग अलग तरह की बात है। मुख्य साक्ष्य हो गया, उसके पहले छोड़ता है तो उन्मोचन, उसके बाद में छोड़ता है तो एक्विटल। सेक्शन 259, यह भी क्वेश्चन पूछा ही था आपसे, देखो किन मामलों को मतलब बदल देगा? कोई भी अपराध ऐसा जो कि समन मामला तो है मगर 6 महीने से ज्यादा की सजा। समन मामले कैसे देते हैं? समन मामला किसे कहते हैं? हाँ, नगमा समन मामला। और वारंट मामला कौन सा है? लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस किया गया। तो 2 साल तक की सजा वाला समन है। ये कह रहा है 6 महीने से ज्यादा का मामला है, मामला समन ही था, तो फिर अपन उसको वारंट पर ट्रायल कन्वर्ट कर सकते हैं। समरी ट्रायल भी देखी थी अपन ने 260,
कौन कौन कर रहा है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। मगर यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कर रहा है तो हाईकोर्ट के द्वारा स्पेशली अपॉइंट होना चाहिए। थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा आपको सवाल। देखो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको हाईकोर्ट अपॉइंट करता है। कौन से मामले की समरी ट्रायल की जा सकती है? नंबर फर्स्ट, वह अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। फिर स्पेसिफाइड कर दिया इन अपराधों को। सबसे नहीं, इसी का सबसेक्शन 1 का लास्ट पॉइंट सबसेक्शन 9, ये हमने जब आरोप अपराध की डेफिनेशन देखी थी सेक्शन 2 एंड पर, तब फिर अपन ने इसको इंटरलिंक किया। 261, क्या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल कर सकता है? जब उसको हाईकोर्ट ने किया। फर्स्ट क्लास को भी हाईकोर्ट ने किया 260 में। कौन सा मैटर की करेगा? उसमें 6 माह की सजा मिली। और ऐसे समरी ट्रायल करने के बाद अधिकतम सजा कितनी? 3 महीने। वो कोई भी, चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे ये हो गया। सेक्शन 262 का सबसेक्शन 2, 3 माह से अधिक की अवधि के कारावास का कोई भी दंडादेश इस अध्याय में 260 के मामले में नहीं लिया जाए। अब आगे अपन चैप्टर नंबर 21A, जो ये कहता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली का मतलब क्या है? स्वीकार करना। बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी पर स्वीकार करना। किसकी सौदेबाजी? कैसे आप यदि एक्यूज कहते हैं कि साहब मैं विक्टिम को कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ सर, मामला थोड़ा सा लंबा नहीं खींचाए, जिसका मेन मकसद है स्पीडी ट्रायल करना, और वो कहते हैं कि साहब चलो ठीक है साहब, अब मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आप मामले को खत्म करो। तो 20 घंटे में कैंडिडेट पास हो गए, कैसे पास हो गए? कि ये कंसेप्ट हमारे हिंदुस्तान का कंसेप्ट नहीं था। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको? मल्लिमत कमेटी। एक बार देखो आप मल्लिमत कमेटी 2003, लिख लेना इसको। MALIMATH मल्लिमत कमेटी 2003। MALIMATH एक नया चैप्टर इंसर्ट किया था इसकी रिकमेंडेशन पर, 21A। एक्ट 2005 और एनफोर्समेंट 2006 में। इसको याद रखना कि कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर अभिवाद सौदेबाजी के चक्र को जोड़ा गया था? मल्लिमत कमेटी। इसके पहले 3 अलग अलग लॉ कमीशन की सिफारिश आ चुकी थी, पर मल्लिमत कमेटी की सिफारिश पर हम लोगों ने इसको जोड़ा। कारण क्या था? मल्लिमत कमेटी की सिफारिश किए जाने का कारण ये था कि अमेरिका की जुडिशरी में इस तरह के कंसेप्ट को यूज किया जाता है जहां पर ट्रायल स्पीडी हो जाता है उसकी वजह से। तो स्पीडी ट्रायल किए जाने की धारणा को हिंदुस्तान में लागू करने के लिए इस चैप्टर को जोड़ा गया। तो लक्ष्य क्या है मल्लिमत कमेटी का? स्पीडी ट्रायल। अब अमेरिका में क्या होता था? अमेरिका में प्ली बार्गेनिंग होती थी चार्ज के बारे में, कि साहब आरोप की विरचना कौन से आरोप की फ्रेमिंग और चार्ज किया जा रहा है। साहब एक ऐसा आरोप है जिसमें सजा थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसी ज्यादा सजा के आरोप की विरचना किए जाने के समय एक्यूज आदमी एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है और कहता है कि सर मैं उस आदमी को अपनी तरफ से कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज मेरे को ऐसे अपराध के लिए चार्ज करके जिस अपराध की थोड़ी सी सजा कम हो, उसके अटेम्प्ट के लिए कर दूँ। तो ऐसी सिचुएशन पर
प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों म्यूचुअल कंसेंट दे देते हैं तो फिर चार्ज वो फ्रेम नहीं किए जाकर दूसरा चार्ज फ्रेम किया जाएगा जो कि उसी की कैटेगरी के सबऑर्डिनेशन में उसके अधीन हो, है ना। तो क्या हो गया है, एक ऐसे आरोप की विवेचना की जा रही थी उसकी तुलना में अब कौन सा आरोप हो गया, कम सजा दिए जाने वाले आरोप की विवेचना होगी, फास्ट स्पीडी नहीं ट्रायल होगी, विक्टिम को कंपनसेशन मिल गया और आदमी को जो सजा मिलेगी वो थोड़ी सी कम मिलेगी। इस तरह का कंसेप्ट था कहाँ, अमेरिका। अब हमारे यहाँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को तो हम आजीवन सौदेबाजी को नहीं ला सकते क्योंकि अमेरिकन जुडिशरी तो इनोसेंसी ऑफ गिल्ट नहीं करती, इनोसेंसी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं करती, क्या करती है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट के साथ जिस आदमी ने पकड़ के लाया गया ये अपराधी है उसको ना साबित करना है। इस वजह से वहाँ पर आरोपों को बार्गेनिंग किए जाने का प्रोविजन वहाँ पर सूटेबल था, हिंदुस्तान में नहीं किया जा सकता। तो फिर हिंदुस्तान में कैसे किया जाए कि साहब हिंदुस्तान में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किए जाने के बाद में सजा के बिंदु पर अभिभाग सौदेबाजी कर दो। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे अपराध को आरोप की फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुका है जिसमें 3 साल की सजा दी जा रही है, 4 साल की सजा दी जा रही है। एक्यूज्ड आदमी इस तरह का एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने फॉरवर्ड करता है कि सर मैं अपनी तरफ से कंपनसेट किए जाने के लिए तैयार हूँ, जो मेरी तरफ से नफा नुकसान हुआ उस आदमी को वो देने के लिए तैयार हूँ, यदि वो मान ले तो मैजिस्ट्रेट उस अपराध की जो सजा दी जाने वाली है, सजा कितनी होती है अपन अमूमन पढ़ते हैं कि साहब ऐसे अपराध की दशा में मिनिमम 2 साल की सजा और अधिकतम 7 साल की सजा होगी। मान लो कोई ऐसा अपराध किया है तो यदि एक्यूज्ड आदमी के एप्लीकेशन को मैजिस्ट्रेट के द्वारा विक्टिम के बाद म्यूचुअल कंसेंट होने से विक्टिम इस बात को मान लेता है तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करेगा कि साहब अधिकतम जो सजा दी जा रही है उसका 1/4 सजा दिए जाने का आदेश दे सकता है और मिनिमम जो सजा दी जा रही है उसका आधा सजा दिए जाने का आदेश दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कौन मूव कर रहे हैं, एक्यूज्ड आदमी। एक्यूज्ड के द्वारा इस तरह की एप्लीकेशन पेश किए जाने के बाद मैजिस्ट्रेट किसको कॉल कर रहा है, प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन के साथ विक्टिम को, एक म्यूचुअल कंसेंट हो जाती है और दोनों जने राजी हो जाते हैं। तो यदि मैजिस्ट्रेट अधिकतम सजा को निर्णय को प्रोनाउंस करने वाला था तो फिर उसकी कितनी सजा प्रोनाउंस करेगा, 1/4, मैक्सिमम का 1/4 और मिनिमम का हाफ, कम से कम सजा का आधा और ज्यादा से ज्यादा सजा का 1/4। तो इससे हो क्या गया, ट्रायल फास्ट हो गई, उस आदमी ने अपनी वो दोष सिद्धि को भी कबूल कर लिया, विक्टिम को कंपनसेशन मिल गया, खर्चा हर्जा मिल गया और आदमी को जो दोष सिद्धि की जाने वाली थी, जो लंबी ट्रायल चलने वाली थी, वो इमीडिएट एंड आफ्टर होगी। अब वो मैजिस्ट्रेट पर डिपेंड करे कि साहब वो क्या कर रहा है, 1/4 सजा दे रहा है, चाहे प्रोबेशन पर छोड़ रहा है, चाहे जो कुछ भी कर रहा है। हाँ अपने आप दोस्त सिद्धि के बाद होती है बात नहीं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद में, दोष सिद्ध हुए जाने के पहले। अब सवाल कि साहब कौन से अपराध में फ्रेमिंग ऑफ नहीं, कौन से अपराध में प्ली बार्गेनिंग हो जाएगी या सभी अपराध में प्ली बार्गेनिंग हो जाएगी। तो यदि सभी अपराध में प्ली बार्गेनिंग हो जाए तो फिर कोई भी एक्यूज्ड आदमी किसी भी अपराध को करने से डरेगा नहीं कि साहब अपन तो क्या करवा लेंगे, प्ली बार्गेनिंग करवा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्लियर किया गया है कि कुछ अपराध जो भारत के सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करें, किसी भी महिला के विरुद्ध कोई अपराध, किसी भी ऐसे मामले में कोई अपराध जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के विरुद्ध किया गया है और 7 वर्ष से ज्यादा की सजा का कोई अपराध, तो ऐसे अपराधों की प्ली बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन में यही लिख रखा है कि कौन से अपराधों में प्ली बार्गेनिंग होगी और कौन से अपराधों की प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। तो कौन से अपराध की प्ली बार्गेनिंग होगी भाई, जीतू पढ़ो जरा सेक्शन 265 की लागू होना यदि ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध पुलिस थाने के बाहर देखो क में तो लिख रखा है पुलिस रिपोर्ट और ख में लिख रखा है मजिस्ट्रेट से परिवार। इसका मतलब ये है कि ये चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हो या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले हो, दोनों पर लागू हो रहा है।
हाँ पढ़ो। अधिकारी द्वारा धारा 174 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेसित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उल्लंघन है, या मजिस्ट्रेट ने परिवार पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है जो उस अपराध से भिन्न है जिसके लिए तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार मृत्यु या आजीवन कारावास से 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उत्पन्न है, और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की है। और अभी कहना चाह रहे हैं 7 वर्ष से कम की सजा के प्रावधान में ही अभिवाद सौदेबाजी वाला अध्याय लागू होगा, किंतु यह अध्याय वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला अथवा 14 वर्ष की आयु से कम के बालक निर्मित किया गया है। एक प्रश्न एक बार ये आरजे से पूछा गया है कि साहब अभिवाद सौदेबाजी का प्रावधान कौन से अपराधों पर लागू नहीं होगा, तो लिखा था महिला के विरुद्ध किए गए अपराध, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के विरुद्ध किए गए अपराध, भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध या उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें यदि पढ़ने में आप देखोगे तो फिर हो सकता है आप ऐसा भी लिख सको कि यार ये शायद 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विरुद्ध लागू नहीं होगा, बाकी सब में लागू होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था एक बार इसी सेक्शन से कि सोशो और इकोनॉमिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधों को परिभाषित किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, सोशो और इकोनॉमिकल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं? एक बार दोगे वाला डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ आपके देश प्रतिशत देखो ऑफेंसेज जो कि सोशो इकोनॉमिकल स्थिति को प्रभावित कर रहा है। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, और भी बहुत सारे एक्ट हैं। आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स है, नेवी एक्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट है, प्रोविजन ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स है, प्रोविजंस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 है, इन्फेंट मिल्क सब्सटेंटिंग फीडिंग बोटल्स एंड इन्फेक्ट फूड्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, एंड इमोरल ट्रैफिकिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। मतलब अमूमन ये वही एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित है। सबसेक्शन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? प्रावधान जो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा तक समय प्रवर्त विधि के अधीन अपराधों का अवधारण करेगी जो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध हो गया। कौन करेगा देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधों को परिभाषित? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेक्शन नंबर 265 अभिवाद सौदेबाजी के लिए आवेदन। अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अभिवाद सौदेबाजी के लिए आवेदन उस न्यायालय में दाखिल कर सकेगा जिसका ऐसा अपराध का विचारण लंबित है। कौन कर रहा है? अपने अभियुक्त व्यक्ति कौन से कोर्ट में? जिसमें इस तरह का मैटर पेंडिंग है। सबसेक्शन नंबर 3 उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय लोक अभियोजक या मामले के परिवादी को या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा या कंप्लेनेंट होगा, जैसी भी स्थिति हो अभियुक्त को मामले के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा। के साथ इस तरह की एप्लीकेशन आई है और आपको हमारे साथ में मौजूद होना है। सबसेक्शन 4 जब लोक अभियोजक या मामले का परिवादी जैसी भी स्थिति हो अभियुक्त की उपधारा 3 के अधीन नियत उपसंजात होता है, तब न्यायालय बंद कमरे के अभियुक्त की परीक्षा करेगा जहां मामले में अन्य पक्षकार स्वयं का यह समाधान करने के लिए उपस्थित नहीं होगा कि अभियुक्त ने स्वेच्छाएं आवेदन दाखिल किया है। भाई स्वेच्छाएं आवेदन दाखिल किया तभी होगा संपादन। न्यायालय का समाधान है कि आवेदन अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छाएं दाखिल किया गया है, वहां वह लोक अभियोजक या मामले के परिवादी जैसी भी स्थितियों को अभियुक्त को मामले की पारस्परिक
रूप से समाधानप्रद निस्तारण करने के लिए समय प्रदान करेगा, जिसमें अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को प्रतिकर और मामले के दौरान अन्य व्यय को देना शामिल है। कि साहब एक ऐसी म्यूचुअल कंसेंट होगी दोनों की तरफ से, जिसमें एक्यूज आदमी कंपनसेशन भी दे रहा है और अन्य खर्चे और हर्जाने भी भरने के लिए तैयार है। आगे न्यायालय की राय है कि आवेदन अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से दाखिल किया गया, उससे पहले न्यायालय के द्वारा उस मामले में दोष सिद्ध किया गया है जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था। महावैर संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुनः ऐसे प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर ऐसा आवेदन उपधारा 1 के अधीन दाखिल किया गया है। मतलब एक बार दोष सिद्ध हो गया तो वो वापस भी सौदेबाजी में कर सकता है। ये प्रीवियस कन्विक्शन के लिए यार, वैसे तो प्रीवियस कन्विक्शन उसी आदमी के लिए लागू नहीं होता जैसा कि ना पूर्व दोष सिद्ध जिसने नहीं किया गया। ये हर बार मिलेगा सर अगर वो ऐसा करेगा तो। ये बी में सेकंड में लिखा हुआ था, बी के सेकंड बी का सेकेंड एक बार पढ़ो तो जरा दीपक। 3/265 बी का 2 उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट होगा जिसके संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें वह अपराध शामिल है जिसमें मामला संबंधित है और अभियुक्त द्वारा दिए गए शपथ पत्र के साथ उसमें ये अभिकथित करते हुए होगा कि उसने अपराध के लिए विधि के अधीन उपबंधित दंड की प्रकृति और विस्तार को समझने के बाद अपने मामले में अच्छा अभिवाद सौदेबाजी दाखिल किया है कि उसे पहले न्यायालय द्वारा उस मामले में दोषित नहीं किया गया है जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया है। भाई एक तो क्लियर आ गया। उस मामले में ना प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए और उसने जो बात लिखी उस एप्लीकेशन में जो अपराध चल रहा है उसके बारे में सारे कंटेंट उसने शामिल किए और प्रीवियस कन्विक्शन में। अब एक मिनट रुकना है ना। देखो सबसेक्शन नंबर 2 में क्या बात लिखी हुई है कि न्यायालय की राय है कि आवेदन अभियुक्त के द्वारा अस्वेच्छा से दाखिल किया गया है, वॉल्यूंटरीली नहीं है, नॉन वॉल्यूंटरी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वापस से फर्स्ट बारे में वो प्रोविजन देने के लिए बात करेगा और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि वास्तव में वॉल्यूंटरीली तभी आगे कार्रवाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नंबर 2, यदि उसे लगता है कि मामला प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी है, अभी जो सेकेंड एप्लीकेशन पेश की गई है, तब फिर उसे वापस से सलाह दी जाएगी कि सबसेक्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग में काम करे और यदि मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन था तब फिर ये वाली कार्रवाई नहीं करेगी, केवल वहीं तक उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसमें ये जो शब्द लिख रखा है ना, न्यायालय की राय है कि आवेदन अभियुक्त के द्वारा अस्वेच्छा से दाखिल किया गया, तो फिर वापस से सबसेक्शन नंबर 1 के प्रोसीजर को फॉलो करने की बात की जाएगी। हाँ, 265 के बी के 4 के बी में द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इन वॉल्यूंटरी। केवल एक छोटा सा शब्द पसंद है, सेक्शन नंबर 265 का ई, प्रोविजन नंबर सी, गर क्या कह रहे हैं, सुनने के बाद यदि न्यायालय की राय है कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध के लिए विधि के अधीन न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है, तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड का
आधी सजा प्रदान करेगा, मिनिमम का हाफ और मैक्सिमम का। और यदि खंड ख के पक्षकार को सुनने के पश्चात लगता है कि अपराध के उपबंधित या विस्तार दे दंड में से जैसी भी स्थिति हो 1/4 अभियुक्त को प्रदान कर सके। जी, न्यायालय के द्वारा निर्णय अंतिम होगा और ऐसा निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील दाखिल नहीं होगी सिवाय किसके? SLP और RIT। सेक्शन नंबर आर्टिकल 136 SLP के और या फिर 226 और 227 में रिट के अलावा किसी तरह की कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि बात किस आधार पर की जा रही है? दोनों पक्षकारों की म्यूचुअल कंसेंट से की जा रही है। इसलिए खत्म। सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 21A में टोटल कितने सेक्शन है? 12। 21 को उल्टा कर देना, 12 से। चैप्टर नंबर 22। किसका मतलब पूछ लो? क्या मतलब होता है डिटेल का? किसी भी आदमी को बंद कर देना, या फिर कहीं पे भी जाने से मना कर देना, या फिर घर में ही रोक देना कि आप घर से बाहर निकले नहीं निकलो, ये भी डिटेंशन की कैटेगरी में है। जब करने को डिटेन कहते हैं, जब करने को तो कहते हैं सीज करना। आदमी के बारे में जब किसी को रोकना है वो तो डिटेन है, प्रॉपर्टी को डिटेन नहीं किया जा सकता, आदमी को सीज नहीं किया जा सकता। भाई देखो 266 से यदि अपन बात करें, जो कि 267, 68, 270 और 71 तक चल रहा है, कहानी ऐसी है कि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन हमारे काम का नहीं हो, मगर फिर भी इसको यदि अपन एक बार देखें तो किन किन चीज़ों को हमें देखना है। एक तो सेक्शन नंबर 266 की परिभाषा, जिसमें अपन जो कारावास या फिर कारागार रख रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन है, कर लोगे। नेक्स्ट 267 क्या होता है? पोस्टल स्कूल है क्या? संस्था है। देखो अपन ने इसी तरह की पोस्टल स्कूल के बारे में ना प्रोबेशन एक्ट में भी पढ़ा था, पोस्टल स्कूल्स की प्रोविजंस पर ये वाला एक्ट लागू नहीं होगा, है ना। तो और इस तरह की बातें अपन ने ना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी पढ़ी है कि जिसमें आदमियों को अपन ने रिफॉर्म किए जाने के लिए बात की है। किसी आदमी को इसलिए रखा गया है कि जेल से अन्यथा किसी भी बारे में रखा जा सके, तो फिर वो पोस्टल संस्था है इसको। सेक्शन 267 बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा। जब भी किसी बंदी को या फिर किसी भी आदमी को साक्ष्य के रूप में हाजिर किया जाएगा जो कि कहाँ है, जेल में, तो फिर उस जेल के बाहर अधिकारी को मजिस्ट्रेट साहब आदेश देगा, जो कि सेक्शन नंबर 267 में लिखी गई। जब भी कभी जांच या विचारण के अन्य कार्यवाही में दंड न्यायालय को प्रतीत होता है कि साहब ऐसे किसी भी अपराधी को या फिर ऐसे किसी साक्ष्य को न्यायालय के सामने लाना है, तो कारागार के बारसाधक अधिकारी से ये अपेक्षा की जाएगी। और कारागार का बारसाधक अधिकारी कौन है? जेलर। और न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सेकंड सेक्शन, यदि कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा इस तरह के बारसाधक अधिकारी को भेजा जाना है तो वो तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया। क्या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेलर की कस्टडी से किसी आदमी को बुला सकता है? मगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे ऑर्डर को वो साइन करने के बाद। क्या सीजेएम ऐसे आदेश पर क्रॉस साइन करने से मना कर सकता है? ऐसी बात उसको लगता है आदमी जेल में,
मैजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया है कि हमारे सामने प्रोड्यूस करो, और स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि साहब इस तरह के आदमी को प्रोड्यूस किया जाना समाज में अशांति और अराजकता पैदा कर सकता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का आदेश दे सकती है कि इस आदमी को पेश नहीं किया जाएगा? बिल्कुल आदेश दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 267 इसी तरह की बात कह रहे हैं। एक बार पढ़ो जरा दीपक। धारा 267 के प्रवर्तन में से तत्व व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा, उपधारा 2 में क्या क्या बातें हैं पहले पढ़ो। उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश देने से पूर्व राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखेगी, अर्थात क उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए या वह आधार जिन पर उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है, यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार से हटाने की अनुमति दी जाए तो लोक व्यवस्था में विघ्न भी संभवता है। लोक हित साधारणतः इन 3 तरह की बातें हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट आदेश दे सकता है कि सामने इस तरह के आदमी को कस्टडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के आदेश ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से। सेक्शन नंबर 268 खत्म। सेक्शन 269 का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्या जेल का बारसातिक अधिकारी मजिस्ट्रेट साहब के दिए गए आदेश को मना कर सकता है क्या? तो ये 3 कंडीशंस, यदि वो बीमारी में है, अंग शिथिल में है, नंबर 2 विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है, या विचारण के लंबित रहने तक के लिए प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रश्नाधीन था। ये क्या है? विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है कमिटेड और कमिटल कहाँ किया गया है? 209 सेक्शन नंबर 209 में। या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए वे प्रतिप्रश्नाधीन है। ये क्या है? प्रतिप्रश्नाधीन प्रारंभिक अन्वेषण तक, ये वो 90 दिन की कस्टडी थी ना, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस समय की बात। और या फिर सी पढ़ो दो दीपक। इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में जितने आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने को समाप्त होती है। क्या मतलब वो है? कम समय के लिए उसको रखा है। 24 घंटे के लिए कस्टडी में रखा है, आदेश दे दिया उसको लेकर आओ, तो यहाँ से लाएंगे ले जाएंगे, जब तक कि 24 घंटे नहीं हो जाएंगे तब मना कर सकते हो जाएगा। सेक्शन नंबर 271 को याद कर लेना कि साहब कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति। आगे चैप्टर नंबर 23 साक्ष्य लेने के लिए अभिलिखित करने का ढंग। इन सेक्शंस में कोई ना कंसेप्ट की बात नहीं है और ना किसी तरह की इम्पोर्टेंट बात है, मगर फिर भी हम उन बातों को देखते हुए चल रहे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए गए या पूछ लिए जाते हैं। सेक्शन नंबर 272 अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन। अच्छा, आपको सियासी से कुछ बैग बोर्ड चाहिए क्या? वो पढ़ाऊँ बीच में सियासी से बैग स्पाइरल बाइंडिंग का जो नहीं आड़े में न्यायालय की भाषा को निर्धारित करेगा। अवधारित कर सकते कि संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा होगी। उच्च न्यायालय की भाषा कौन डिफाइन करेगा? वो खुद ही हाईकोर्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हाईकोर्ट को खुद की पावर है। सेक्शन 273 साक्ष्य का अभियुक्त को सूची में दिया जाना ये जनरल प्रिंसिपल है। जब भी कभी किसी तरह का एविडेंस दिया जाएगा तो एक्यूज को उपस्थित किए जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा, बात की जाएगी। सेक्शन 274 हेडिंग को याद करना है। सम्मन मामलों में जांचों के अभिलेख। 275 वारंट मामलों में अभिलेख। 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों का अभिलेख। सेक्शन 280 को अपन इम्पोर्टेंट करते थे, पर इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आज तक। ये सब न्यायालय क्या उसकी भावभंगिमा के बारे में टिप्पणी कर सकता है क्या? ये सब उस वक्त की बातें हैं जब एक्यूज्ड आदमी को
या फिर 161 के बयान के किसी भी एविडेंस को अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें। सेक्शन नंबर 281 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख, और अभियुक्त की परीक्षा कौन से सेक्शन में होती है? 315। 15 में तो विटनेस बनेगा सर। अच्छा, फिर 313 सेक्शन 283 उच्च न्यायालय का अधिकार। तो 272 भाषा, 273 एक्यूज के उपस्थिति, 274 कौन से मामले में? समन मामले में, 275 वारंट मामले में, 276 सेशन मामले में, और 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख। सेक्शन 284 कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। अभी अपन ने पढ़ाना है सेक्शन नंबर 271 कारागार में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति, चाहे कारागार साक्ष्य कारागार में हो चाहे कारागार के बाहर हो, और हमें साक्ष्यों की परीक्षा करवानी है तो फिर साक्ष्यों की परीक्षा करवाने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। और कमीशन क्या होता है? एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं जो जाके बाद न्यायालय के द्वारा किसी जवाबदेह व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि सब्जी चलाने वाले ठेले को पकड़ लिया कि साहब आप सब्जियां ही बेच लो, एविडेंस भी लेकर आ जाओ, नहीं। तो जवाबदेह व्यक्ति को जाकर पूछे कि क्यों चल रहा है कि कमीशन का ज्यादा रोल सिविल प्रोसीजर में होता है, क्रिमिनल में नहीं होता है, तो थोड़ा कम प्रावधान रहेगा। हमें बस केवल एक बात ध्यान रखनी, 274 की सेकेंड लाइन में लिख रखा है, अनुक्रम में न्यायालय मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि साहब कमीशन जारी करना चाहिए। तो कमीशन जारी करने के लिए आधार क्या है? कि न्यायालय को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है। सेक्शन 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। ये बस कुछ ऐसी बातें हैं जो आप याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। केवल इतना सा याद रखने के अपन। अच्छा, टकसाल किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? टक्स किसे कहते हैं टकसाल दीपक? करेंसी वाले जहाँ पर सिक्के में बनते हैं। सिक्के वाइट और किस किस को कमीशन जारी हो रहा है साहब? देखो, कमीशन के अधिकारियों को सब जारी कर रहे हैं कतिपय सरकारी वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ रिपोर्ट है, FSL जिसको अपन फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट कह रहे हैं, उनके लिए भी जारी किया जा सकता है। FSL में क्या क्या बातें हैं? देखो, सरकार का कोई रासायनिक परीक्षण है, कोई फिंगरप्रिंट है, या फिर इस तरह की कोई भी बात सरकारी सीरम विज्ञानी है, किसी को भी जारी कर सकते हैं। क्या हुआ? मुंबई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सीरम को चेक किया जा रहा है। आगे चलो, 297 प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण की जा सकती है। देखो, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी कभी पूछ ले कि साहब हम ना ओथ किस किस व्यक्ति के सामने ले सकते हैं, शपथ किन किन के सामने ले सकते हैं। तो कौन कौन आदमी होगा जिसके सामने शपथ ली जा सकती है? न्यायाधीश, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का, या फिर कोई भी न्यायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई भी शपथ कमिश्नर। जब अपन ओथ कमिश्नर अपॉइंट करवाते हैं ना, तो ये हाईकोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन अपॉइंट करती है। और जो ओथ कमिश्नर भी होते हैं ना, वो दो अलग अलग मैटर्स के होते हैं, एक जुडिशियल मैटर्स के और एक
रेवेन्यू मैटर्स और कमिश्नर अलग होता है, हिसाब और करवाने के बाद में करवाने के, और या फिर नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई भी नोटरी। नोटरी भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त और एक राज्य सरकार के द्वारा हो जाएगा। किस किस के सामने शपथ हो जाएगी? न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मैजिस्ट्रेट या कार्यपालक मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर और नोटरी। सेक्शन 298 अभी भी अपन ने पढ़ा प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में, और आज का अंतिम सेक्शन 299 एक जनरल प्रिंसिपल अभी अपन ने पढ़ा था 273 में कि साहब अभियुक्त व्यक्ति के सामने होगा, तो यहाँ ये प्रावधान बता रहे हैं 299 में अभियुक्त व्यक्ति की गैर मौजूदगी में भी साक्ष्य अभिलेख किया जा सकता है। अच्छा, कब होता है अभियुक्त व्यक्ति की गैर मौजूदगी में साक्ष्य अभिलेख? फरार हो गया है तो वो फरार है, आ ही नहीं रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो करेगा जस्टिस तो किया जाना जरूरी है ना, ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। खत्म। सेक्शन 265 से शुरू करके 200 नहीं, सेक्शन नंबर 300 तक 35 सेक्शन हो चुके हैं।